नदियां आमतौर पर अपना रास्ता खुद तय करती हैं, है ना? लेकिन सोचे क्या हो जब इंसान प्रकृति की सबसे शक्तिशाली नदी की ही मतलब एक बाईपास सर्जरी करने का फैसला कर ले। आज के इस डीप डाइव में हम गंगोत्री के ग्लेशियर से लेकर मुर्शिदाबाद तक गंगा के सफर का पूरा खाका खींच रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक कंक्रीट के ढांचे ने, जो कि फरक्का बैराज है, उसने पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और आस्था दोनों को हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। हाँ, और इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो 17वीं सदी से होती है, जब गंगा का प्राकृतिक बहाव पूर्व की ओर मुड़ गया था। सही कहा आपने। वो आज के बांग्लादेश की पद्मा नदी की तरफ चला गया था और इसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली जो भागीरथी थी वो सिर्फ एक पतली सी धारा बनकर रह गई। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से कलकत्ता बंदरगाह तेजी से गाद या मिट्टी से चोक होने लगा था। तो अगर हम इसे एक एक मेडिकल नजरिए से देखें तो भागीरथी नदी एक मुख्य धमनी या आर्टरी थी जो ब्लॉक हो रही थी, और कोलकाता का बंदरगाह एक दिल था जो धीरे धीरे मर रहा था। एकदम सटीक तुलना है ये। हाँ, तो इस बंदरगाह को बचाने के लिए ही इंजीनियरों ने 1970 के दशक में करीब $1 बिलियन खर्च करके एक कृत्रिम नस जोड़ी, और यही थी हमारी असल बाईपास सर्जरी। हाँ, और ये सर्जरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। मतलब 2304 मीटर लंबा फरक्का बैराज बनाया गया, जिसमें 109 गेट्स हैं। बापरे, 109 गेट्स! बिल्कुल। और इसके साथ ही 42 किलोमीटर लंबी एक फीडर नहर भी खोदी गई, ताकि भागीरथी नदी में वापस वो पानी का बहाव लाया जा सके। लक्ष्य था 40,000 क्यूसेक पानी उस नहर में डालना। और ये 40,000 क्यूसेक कोई छोटा नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक सेकंड में दर्जनों ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी एक साथ छोड़ा जा रहा है। हाँ, एकदम सही। और ये पानी एक हाई प्रेशर पाइप या पावर वॉशर की तरह काम करता है, जो अपनी पूरी ताकत से बंदरगाह में जमा गाद को धकेलकर वापस बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है। और इसी पावर वॉश तकनीक ने ही कलकत्ता बंदरगाह को मरने से बचा लिया। आज भी ये ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि इसके ऊपर बन रहा नया 4 लेन पुल फरवरी 2026 तक 96% पूरा हो चुका है। ओहो, मतलब काम लगभग खत्म ही है। हाँ, और इससे मालदा के आम और लीची का परिवहन बहुत तेज हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत का नेशनल वाटरवे 1 है, वो भी इसी पानी के स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर हम मुख्य नदी यानी पद्मा से इतना भारी मात्रा में पानी खींचकर अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, तो जो इलाका नीचे की तरफ है जैसे बांग्लादेश, वहां तो पानी की कमी हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी। मतलब आप किसी एक जगह से पानी निकालकर दूसरी जगह बिना किसी नुकसान के तो नहीं डाल सकते। इकोलॉजी पर तो इसका बहुत भारी असर पड़ा होगा। और यही इस पूरे इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कीमत है। मतलब जब पद्मा नदी में मीठे पानी का बहाव कम होता है, तो समंदर की लहरों के साथ चलने वाली उसकी जो रस्साकशी है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो खारा पानी अंदर आ जाता होगा। हाँ, पहले मीठा पानी समंदर को पीछे धकेलता था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी का खारा पानी सुंदरबन के डेल्टा में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर रहा है, जिससे वहां के मशहूर सुंदरी पेड़ों को भारी नुकसान हो रहा है। और इसका असर शायद सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि जो हिल्सा मछली अंडे देने के लिए समंदर से मीठे पानी की ओर उल्टी दिशा में तैरती है, वो अब बैरेज के इन 109 गेट से टकरा कर रुक जाती है। हाँ, भारतीय क्षेत्र में उसका आना लगभग खत्म ही हो गया है। ये राष्ट्रीय स्तर के विकास और सीमा पार पारिस्थितिकी के बीच का एक बेहद जटिल और कह सकते हैं नाजुक ट्रेड ऑफ है। ये सब सुनकर एक अजीब सी बात महसूस होती है। मतलब हमने नदी का भूगोल बदल दिया, उसकी इकोलॉजी बदल दी, लेकिन इतने भारी बदलावों के बावजूद आम इंसान का इस पानी के साथ जो जुड़ाव है वो बिल्कुल नहीं बदला। सही बात है। दिलचस्प बात तो ये है कि सरकारी दस्तावेजों में इसे हुगली नदी कहा जाता है, जो कि असल में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा 16वीं सदी में बनाए गए फोर्ट उगोलिम से आया एक औपनिवेशिक नाम है। हाँ, क्योंकि अंग्रेज और पुर्तगाली इसे सिर्फ व्यापार और मुनाफे के नजरिए से ही देखते थे, तो उनके लिए यह बस एक ट्रांसपोर्ट रूट था। पर अगर आज भी घाटों पर जाएं तो स्थानीय लोग इसे गंगा या काटी गंगा ही कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी नदी की असली पहचान आखिर कौन तय करता है? क्या कोई पुराना सरकारी औपनिवेशिक दस्तावेज, या फिर घाटों पर होने वाली गंगा आरती और लोगों की वो अटूट आस्था? ही पड़ जाते हैं।
मतलब लोगों के लिए वही पवित्र जल है, भले ही इसे कृत्रिम रूप से फीडर नहर के जरिए मोड़ा गया हो। बिल्कुल। और यही मानव निर्मित धारा अंततः गंगा सागर में जाकर मिलती है, जो आज भी आध्यात्मिक शुद्धि का सबसे बड़ा और अंतिम केंद्र माना जाता है। यानी फरक्का बैराज सिर्फ ईंट और कंक्रीट की दीवार नहीं है, ये भारत की जल सुरक्षा, व्यापार और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बीच खड़ा एक बहुत ही जटिल पुल है। हाँ, और शुरुआत में जो आपने बाईपास सर्जरी की बात की थी ना, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसने मरीज की जान तो बचा ली, लेकिन पूरे इकोसिस्टम के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जब प्रकृति खुद किसी नदी का रास्ता बदल देती है, तो क्या इंसानों को अपनी इंजीनियरिंग के दम पर उसे वापस मोड़ने का अधिकार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर तब जब इस बदलाव का भारी पारिस्थितिक मूल्य आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़े। इस पर जरूर सोचिएगा।